आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, ये है 23 जुलाई की शाम का खबरनामा दिन भर। मैं हूं अमन गुप्ता। सबसे पहले हेडलाइंस। बाढ़ में डूबे असम और बिहार, खतरे में लाखों जिंदगियां। गांव के गांव जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आए सामने, लौट रहा लॉकडाउन। भोपाल में सख्त लॉकडाउन होगा, केवल जरूरी सेवाएं जो हैं वही खुलेंगी, बाकी सभी चीजों पे प्रतिबंध रहेगा अगले 10 दिनों के लिए। विवाद के बीच चीन ने की तारीफ, कहा दुनिया में बड़ा रोल निभाने में सक्षम है भारत। दुनिया में एक इमेज भी देना चाहते हैं कि हम एक उत्तरदायी राष्ट्र हैं। कार्यक्रम में आगे आपको सुनवाएंगे बाढ़ के बीच बिहार और असम में रिपोर्टिंग करने वाले आज तक रेडियो संवाददाताओं की आंखों देखी। लेकिन सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्य समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के इंडिया आइडियाज समिट के दौरान कहा कि भारत ना कभी किसी गुट का हिस्सा था और ना ही कभी होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को गुटों से ऊपर उठना चाहिए और एक मल्टीपोलर दुनिया में रहना सीखना चाहिए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में तंगधार सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी कर सीज फायर का उल्लंघन किया गया। गोलीबारी में एक स्थानीय महिला के घायल होने की खबर है। साथ ही भारतीय सेना की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई। भारतीय सेना अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने दूसरे रैपिड एंटीजन किट को कोरोना वायरस के इलाज के लिए मंजूरी दे दी है। इस किट को माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस द्वारा तैयार किया गया है और ये भारत में बनी पहली टेस्ट किट है जिसे मंजूरी दी गई है। इस टेस्ट किट का नाम है पैथोकैच कोविड-19 एंटीजन रैपिड टेस्टिंग किट और इसकी कीमत करीब 450 रुपए है। मास्क को लेकर देश भर में सरकार का रवैया सख्त हो रहा है। झारखंड में सरकार ने एक अध्यादेश पास करते हुए कहा कि मास्क नहीं पहनने या सेफ्टी प्रोटोकॉल तोड़ने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही जेल भी भेजा जा सकता है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिला सैनिकों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने एक स्थायी कमीशन को मंजूरी दी है जिससे महिला सैनिकों की भी शीर्ष पदों पर नियुक्ति हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस फैसले के लिए 3 महीने का समय दिया था। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार की कैबिनेट के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बुधवार को कैबिनेट मीटिंग में भी हिस्सा लिया था। ये थे आज के मुख्य समाचार। आज तक रेडियो पर शाम का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर सुनना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं अमन गुप्ता। आज बेकाबू हुई बाढ़ से बिगड़े बिहार और असम के हालात के अलावा आपको कोरोना का अपडेट बताएंगे और एक्सपर्ट से जानेंगे कि चीन अचानक भारत के लिए मीठे बोल क्यों बोलने लगा। भारत को बाढ़ जैसी आपदाएं हर साल झेलने की आदत सी हो गई है, लेकिन इस सालाना विभीषिका से बचने के बंदोबस्त दशकों से नहीं हो पाए हैं। इन दिनों बिहार और असम में बाढ़ ने तबाही की हद पार कर दी है। बिहार में कोशी तो असम में ब्रह्मपुत्र उफान पर है। दर्जनों जिले जल प्रलय का शिकार हैं। एक तस्वीर आज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। इसमें एक गर्भवती महिला को बड़े से भगोने में बैठाकर नदी पार करानी पड़ी ताकि उसे 15 किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचाया जा सके। लाखों जिंदगियां दांव पर हैं और इन हालातों में आज तक रेडियो के संवाददाताओं ने ग्राउंड पर जाकर कवरेज की है। बिहार से रोहित सिंह और असम से आशुतोष मिश्रा। हमने दोनों ही संवाददाताओं से अब से कुछ देर पहले फोन पर बात की और उनसे हालात के बारे में पूछा। आशुतोष मिश्रा बताते हैं कि असम में 1981 के बाद से बाढ़ का ये अब तक का सबसे भयावह रूप है। लगभग 28 जिले जो 33 जिले हैं असम के, उसमें से 28 इस समय इसकी चपेट में है और लगभग 25 जिले ऐसे हैं जहां पर इसका असर सबसे ज्यादा है। तो स्थिति ये समझिए कि एक तो ब्रह्मपुत्र का पानी जैसे ही बढ़ता है, चाहे वो चीन से जो होकर आ रहा है वो या अरुणाचल के ऊपरी इलाकों में जब बरसात होती है तो सीधे सीधे ब्रह्मपुत्र नदी का स्तर बढ़ जाता है और अभी भी जो डिब्रूगढ़ है उन इलाकों में 1 मीटर ऊपर खतरे के निशान से बह रही है ये नदी। तो जब वहाँ पानी बढ़ता है तो निचले इलाकों में उसका पानी 24 से 48 घंटों में पहुंचने लगता है। तो वो सारा पानी जो है काजीरंगा में प्रवेश कर जाता है। काजीरंगा के साथ साथ जो बारपेटा डिस्ट्रिक्ट है, गोलाघाट है, बोका घाट है, इन सब इलाकों में आसपास जितने गांव है सब में पानी अंदर घुस आया है। अमूमन जो ट्राइबल्स यहाँ के रहते हैं, जनजाति वाले हैं, वो जो अपने घर है वो अमूमन जमीन से 15 से 16 फीट ऊंचाई बनाते हैं, क्योंकि बाढ़ यहाँ की हर साल की आपदा है, वो हर साल इससे गुजरते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर अब तक
लगभग 87 लोगों की जान जा चुकी है। तो इससे पता अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाढ़ का कहर कितना है। और इसके साथ लगभग 25 से 26 लाख लोग इस पूरे आपदा में प्रभावित हुए हैं। तो भी किसी का घर छिन गया है। जैसे मैं उन इलाकों में गया हूँ जहाँ पर लोग स्कूलों में जाना चाहते हैं, जहाँ राहत शिविर है, लेकिन क्योंकि पूरा का पूरा गांव वहां पर है तो इतनी भीड़ है कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी और कोरोना का प्रकोप पहले है। तो कई सारे लोग इस कदर मजबूर हैं कि अपने गांव में ही, जो पूरी तरह से ऐसा लगता है कोई आइलैंड हो, तो उसमें जो तटवर्ती किनारे वो वहीं पर जाकर के अपने मवेशी के साथ, परिवार के साथ बैठ गए हैं। लेकिन अगर पानी 1 फीट और ऊपर होता है, 2 फीट और ऊपर होता है, तो जाहिर है कि वो सब कुछ बह जाएगा, तो उनकी जान भी खतरे में है। यहाँ भी लोग ये कह रहे हैं कि ऐसी बाढ़ आखिर में उन्होंने 1981 में देखी थी। तो वो उनको सबको याद आ रहा है कि सालों पहले जो चीज देखी थी, इस बार की बाढ़ कुछ वैसी ही तस्वीर है। तो क्या अमूमन क्या होता था कि जुलाई के पहले दूसरे सप्ताह में बाढ़ तो आती थी, लेकिन वो कम होने लगता था। इस बार ऐसा हुआ जैसा में कि लगातार ऊपरी इलाकों में रुक रुक के ऐसी बरसात है कि 3 शॉक आ चुके हैं फ्लड के। यानी एक बार 12 या 13 जुलाई को पानी स्तर ऊपर बढ़ा, उसके बाद फिर ये 15-16 तारीख को हुआ और फिर पिछले 2-3 दिनों में अचानक स्तर फिर ऊपर बढ़ने लगा। तो ये जो सिनेरियो है यहाँ के लोगों के लिए भी अपने आप में चौंकाने वाला और डरावने वाला भी है। तो आशुतोष, इन सब हालात से निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से कैसे कदम उठाए जा रहे हैं? अब मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं देखिए हम अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तमाम कोशिशें मुझे फिलहाल असम में नाकाफी लग रही हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ब्रह्मपुत्र पानी का है, क्योंकि जितने भी किनारे हैं, जो कोशिश होनी चाहिए कि ऐसी कि जो एम्बैंकमेंट है उसमें कटाव ना हो, चाहे वो बड़े बड़े पत्थर बोल्डर्स लगाए जाएं या सीमेंट की बोरियों से लोहे के तारों से रोका जाए, वो कोशिशें शायद सही समय पे नहीं हो पाई हैं। अब उसमें प्रशासन की ओर से दलील दी जाती है कि देखिए 12 में से 4 से 5 महीना तो बाढ़ होता है, तो हम करें तो करें कि 5 महीना सब कुछ आपदा में रिलीफ में चला जाता है, तो बाकी के 7 महीनों में इतना काम हो नहीं पाता। तो उन दलीलों के बीच जो कुछ हो रही है, चूंकि काम नहीं हो पाए, तो कई सारे ऐसे इलाके हैं जैसे अभी गोलाघाट नहीं है, वो लगभग आधा से 1 किलोमीटर का पूरा एम्बैंकमेंट ही बह गया है। नदी आई, उसने एम्बैंकमेंट ब्रीच कर दिया, तो पानी वहां से घुसते हुए पूरे गांव में जा रहा है। तो ये तस्वीर दरअसल इस तरह की है कि किसी एक राज्य के बस की शायद ये है भी नहीं कि इस आपदा को रोके, जब तक कि केंद्र सरकार अपनी बड़ी मशीनरी लगा करके तो एक बड़े स्तर पर कोई इसका ठोस नतीजा निकाले। हालांकि नीति आयोग की ओर से एक कमेटी बिठाई गई है जो इरोजन को, जो भूमि कटाव है उसको रोक सके, लेकिन उन सब में कितना समय लगेगा, कब वो जमीन पर उतरेंगे वो नहीं पता। फिलहाल असम की स्थिति बेहद ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि लोग जो है लो लाइन इलाकों में वहाँ पानी अभी भी बढ़ा है। और दूसरी सबसे बड़ी मुसीबत है कि एक तो कोरोना काल है, तो अगर कहीं पर बीमारी होती है, बुखार होता है, तो उन तक मदद पहुंचाना, उसे आइसोलेट करना, क्वारंटीन सेंटर ले जाना, इन व्यवस्थाओं की एक अलग चुनौती है। एनडीआरएफ मुहिम है वो एक अलग चुनौती बन रही है। साथ ही बरसात के मौसम में जब बाढ़ होती है, पानी रुकता है, तो वहाँ अपने आप में जो दूसरी बरसाती बीमारियां हैं वो भी पनपने लगती हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की टीमों के लिए भी मुश्किल है कि आखिर लकड़ी की नाव लेकर उन इलाकों में जाए कैसे। तो छोटे छोटे स्तर पर पॉकेट में इतने बड़े राज्य में इतनी बड़ी बात में बहुत मुसीबतें हैं। जाहिर लोगों के लिए भी दिक्कत है, प्रशासनिक अमले के लिए भी दिक्कत है। रोहित ने हमें बताया कि नेपाल से आने वाले पानी ने बिहार की सभी नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है। देखिए, बिहार में जो बाढ़ के हालात हैं वो 10 के 10 हैं। कई नदियां अब भी जो है वो खतरे के निशान के आसपास बह रही हैं, चाहे वो कोसी हो, गंडक हो, बागमती हो या कमला बलान हो। और तकरीबन 1 दर्जन जो बिहार के जिले हैं वो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिसमें मुख्यतः सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज, मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सुपौल, भागलपुर, खगड़िया, ये तमाम जिले हैं जहां पर जो है बाढ़ से जो लोग प्रभावित हुए हैं, जनजीवन प्रभावित हुआ है। और जो नेपाल की तरफ से लगातार पानी आ रहा है, क्योंकि बारिश हो रही है वहां पे, तो वहां से जो पानी आता है उसकी वजह से बिहार में जो तमाम बड़ी नदियां हैं वो सब उफनाई हुई हैं इस वक्त और रौद्र रूप दिखा रही हैं, जिसकी वजह से बाढ़ का पानी कई गांव में जो है वो घर कर चुका है। सहरसा, मधेपुरा, सुपौल की बात करें, जहां पे मैं पिछले 4-5 दिनों से जो है कवरेज पर हूँ, यहाँ की बात करें तो कई सारे ऐसे सैकड़ों गांव हैं जहां पर बाढ़ का पानी जो है लोगों के घरों में घुस चुका है। गांव के गांव जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा हजारों की आबादी जो है वो प्रभावित हुई है।
लोगों की शिकायतें हैं कि उन्हें मदद नहीं मिल रही है। कई गांव जो है जो जिला मुख्यालय से भी है वो कट चुके हैं, क्योंकि जो सड़कें हैं गांव की वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं, बह चुकी हैं बाढ़ के पानी में, या फिर उन सड़कों पर बाढ़ का पानी आ गया है। तो बहुत सारी परेशानी हो रही है लोगों को, और हजारों की जो संख्या में जो लोग हैं वो प्रभावित हुए हैं इस बार बाढ़ से। और अब बाढ़ के बाद बात करते हैं उस आपदा की जिसे पूरी दुनिया झेल रही है, कोरोना। बीते 24 घंटे में देश में 45,720 नए मामले सामने आए हैं और देश में कोरोना के अब कुल मामले 12,38,000 हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में 700 से एक कम यानी 699 लोगों ने दम तोड़ा है और ये एक दिन का सर्वाधिक आंकड़ा है, मौत के लिहाज से भी और मामलों के लिहाज से भी। स्थिति अब हाथ से निकलती नजर आ रही है और यही कारण है कि देश में एक बार फिर लॉकडाउन लौट रहा है। यूपी में वीकेंड पर लॉकडाउन किया ही गया है, बिहार में 31 जुलाई तक लॉकडाउन है, पश्चिम बंगाल में 23, 25 और 29 तारीख को पूर्णबंदी का ऐलान हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सबसे ज्यादा 10 दिन का लॉकडाउन किया गया है। वजह यह है कि यहां एक दिन में करीब 750 मामले सामने आए हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। मौतें भी रिकॉर्ड दर्ज की गई हैं। आज तक रेडियो के संवाददाता रवीश पाल सिंह से हमने भोपाल के हालातों के बारे में जाना और पूछा कि वे लॉकडाउन के फैसले को कैसे देखते हैं। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा फैसला है, खासतौर से अगर भोपाल के लिए देखा जाए तो, क्योंकि लगातार संक्रमण बढ़ने की वजह से ये माना जा रहा था कि भोपाल में सख्ती की जा सकती है। और जिस तरीके से 2 दिनों के लिए लोकल लॉकडाउन एक तरीके से लगाया गया था भोपाल के कई इलाकों में, उसको अब हटाते हुए 24 तारीख की शाम से अगले 10 दिनों के लिए सख्त लॉकडाउन जो है, कंप्लीट लॉकडाउन जो है, उसे लगाने की घोषणा कर दी गई है शिवराज सरकार की तरफ से। दरअसल भोपाल में अनलॉक के जो 2 चरण रहे हैं उसमें कोरोना का संक्रमण तेजी से फैला है और जो समीक्षा बैठक की गई थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के साथ, जो स्वास्थ्य विभाग के तमाम आला अधिकारी थे उनके साथ, तो उस समीक्षा बैठक में ये बात निकल के सामने आई है कि रिकवरी रेट जो है वो भी तेजी से गिरी है अनलॉक के चरण शुरू होने के बाद, और दूसरी तरफ कोरोना का संक्रमण जो है वो तेजी से बढ़ा है, लोगों की मौत भी हुई है। और भोपाल की जब बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में फिलहाल एक नया हॉटस्पॉट जो है वो भोपाल बनता हुआ दिख रहा है, जहां पे रोजाना 100 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। 144 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, 4,600 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। और इसलिए इस समीक्षा बैठक में ये बात निकल के सामने आई थी कि अगर संक्रमण की इस चेन को तोड़ना है तो एक बार फिर से सख्ती करनी ही होगी, क्योंकि अनलॉक में लोग बाहर भी निकल रहे हैं, जिसके चलते ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना लोग मास्क पहन रहे हैं, और इसलिए संक्रमण फैल रहा है। और आखिरकार इसी पर ध्यान देते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला फिलहाल ले लिया है। 24 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक भोपाल में सख्त लॉकडाउन होगा। केवल जरूरी सेवाएं जो हैं वही खुलेंगी, बाकी सभी चीजों पे प्रतिबंध रहेगा अगले 10 दिनों के लिए। जम्मू कश्मीर में भी संक्रमण के मामले और मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। यहाँ एक 5 साल के बच्चे समेत अब तक 284 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच ऐसी भी रिपोर्ट्स आईं कि एक सरकारी अस्पताल में दूसरे दौर के टेस्ट की रिपोर्ट आने से पहले ही 15 मजदूरों को डिस्चार्ज कर दिया गया, जिसमें बाद में 12 मजदूर पॉजिटिव आ गए। हमने कश्मीर में मौजूद आज तक रेडियो के संवाददाता अशरफ वानी से इस बारे में बात की और पूछा कि क्या राज्य में टेस्टिंग सही से नहीं की जा रही है, जिस वजह से ऐसे हालात हो रहे हैं। जहाँ तक टेस्टिंग की बात है, कई जगहों पर जो है सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं, हर जिला अस्पताल में ये सुविधा है, लेकिन लेबोरेटरी जो है 3 ही है कश्मीर में जहाँ पर इन सैंपल्स की जांच होती है और उसके बाद कुछ समय के बाद उनकी रिपोर्ट आती है। जहाँ तक ये मजदूरों की बात सामने आ रही है, उस पर काफी बड़ा बवाल जम्मू कश्मीर में खड़ा हुआ, खासतौर से कश्मीर में, क्योंकि जब धीरे धीरे कुछ लॉकडाउन कम होने लगा कश्मीर में, तो जो यहाँ पर हर साल देश के अलग अलग राज्यों से मजदूर काम के लिए आते हैं, उनमें से कुछ मजदूरों ने दोबारा जम्मू कश्मीर का रुख किया। खासतौर से जो बिग क्लिन है, जो भट्टे होते हैं ईंट के, उनका माल पूरा खत्म हो गया था कश्मीर के बड़गाम जिले में। तो यही कारण था कि शायद उनके मालिकों ने उन्हें कहा था कि वो कश्मीर वापस आके यहाँ पर लॉकडाउन खत्म हो गया है, वो काम कर सकते हैं। तो उन मजदूरों को टेस्ट जरूरी अनिवार्य था कश्मीर में पहुंचने से पहले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वो अपने काम की जगह पर पहुंचे, वहां पर उनके सैंपल लिए गए, लेकिन जिस
के नतीजे में 2 दिन लगे, उन 2 दिनों में कितने लोगों के संपर्क में वो आए उसका अब प्रशासन पता लगा रहा है। लेकिन उनमें से 13 जो मजदूर हैं उनके टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। लेकिन अभी जो मेरी प्रशासन से बात हुई है उनका कहना है कि जितने भी पॉजिटिव ये मजदूर या कामगार जो हैं कश्मीर में बाहर के राज्यों से आए हैं उनको फिलहाल सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया है। उनको कहा गया है कि वो काम पे या आम जगहों पर नहीं निकले जब तक सभी के टेस्ट नहीं आएंगे। जो उनमें से नेगेटिव होंगे उनको काम करने की इजाजत होगी और जो पॉजिटिव होंगे उन्हें भर्ती किया जाएगा। तो अब कोरोना अपने पीक पर है और बड़े राज्यों और क्षेत्रों से निकलकर अब ये छोटे राज्यों और क्षेत्रों में फैलने लगा है। गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर, पुदुचेरी, लद्दाख, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, दमन और दीव सभी में कोरोना के मामले बड़ी संख्या में हैं। इनमें से कुछ में संख्या तेजी से बढ़ रही है। भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम मामले हैं, वहां अभी 221 लोग संक्रमित हुए हैं। लक्षद्वीप एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें अभी भी एक भी संक्रमित व्यक्ति नहीं है, लेकिन ये कब तक बचा रहेगा कह नहीं सकते। गलवान घाटी में चीन से उपजे विवाद के बाद भारत और अमेरिका की नज़दीकी और बढ़ी है। दोनों देश एक दूसरे के समर्थन की बात कर रहे हैं। इससे चीन में बौखलाहट देखी जा रही है। लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान के बाद चीन ने भारत की नीतियों का समर्थन करना शुरू किया है। जयशंकर ने कहा कि गुट निरपेक्ष होना अब पुरानी बात हो गई है, लेकिन भारत कभी भी अलायंस सिस्टम का हिस्सा नहीं होगा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा है कि भारत को चीन दुनिया में अहम भूमिका निभाने वाला देश मानता है, जो अपनी एक स्वतंत्र राजनयिक नीति अपनाने में सक्षम है। एलएसी पर चीन ने अभी पूरी तरह अपनी सेनाएं नहीं हटाई हैं। पेंगोंग और गोगरा वाले इलाके में वो अभी भी डटा हुआ है। ऐसे में चीन का भारत के प्रति इस तरह का सकारात्मक रुख दिखाने के पीछे क्या मतलब निकाला जाए, यही पूछा हमारे साथी नितिन ठाकुर ने मुचकुंद दुबे से। मुचकुंद दुबे जी पूर्व विदेश सचिव हैं, कई देशों में राजदूत रहे हैं और फिलहाल काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट के प्रेसिडेंट हैं। उनका तो इरादा यह है कि लोग उनकी मर्जी के मुताबिक काम करें जी, और उनका आधिपत्य बना रहे। उनका जो जिस क्षेत्र को के ऊपर वो दावा कर रहे हैं कि हमारा है, उसको वो हड़प के रखे हुए रखें और साथ ही साथ दुनिया में एक इमेज भी देना चाहते हैं कि हम एक उत्तरदायी राष्ट्र हैं और हमारे ऊपर दुनिया विश्वास कर सकती है। तो ये उनकी टैक्टिक्स है, ये पॉलिसी है। तो वो अब तक उन लोगों ने ट्रेडिशन बहुत दिन से था कि जो एरिया विवादास्पद है वहाँ पर मौसम के मुताबिक उनके सैनिक भी जाएंगे, हमारे सैनिक भी जाएंगे और पेट्रोल करके वापस चले आएंगे जी। और वो कोई मतलब उसके खिलाफ कोई अस्त्र शस्त्र का वो प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन इस बार उन लोगों ने इसका उल्लंघन किया है। इसका मतलब है कि उनके इरादे जो हैं सो भिन्न है। यानी कि जिस क्षेत्र को वो हमारा समझते थे, जिस क्षेत्र को विवादास्पद समझते थे, अब सबको अपना समझने लगे। जैसे उन्होंने अचानक अरुणाचल प्रदेश को कर दिया और हम लोगों को उसमें आश्चर्य हुआ। अब तो हमारे लीडर के जाने पर भी ऑब्जेक्शन करने लगे। तो उनका क्रमशः जो है उनका जो दावा है हमारे भूभाग के ऊपर वो बढ़ता जा रहा है और इस समय जो है तो अचानक उन्होंने उसको बढ़ा दिया। चीन का तो वियतनाम, मलेशिया, ताइवान, भूटान सबसे ही रिश्ते खराब हैं। इस तरह की चीजें उनके साथ होती रहती हैं। लेकिन भारत के साथ तो कारोबार अगर देखा जाए तो अरबों डॉलर का है उनका। फिर इस आक्रामकता की वजह क्या है? इतना बड़ा बिजनेस होने के बावजूद चीन इस तरह के तेवर। को बड़ा बिजनेस नहीं है। चीन अभी दुनिया में करीब करीब जितने बड़े राष्ट्र हैं आर्थिक दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है, सबके साथ चीन जो है सो बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अब अमेरिका का लीजिए, आप इंडिया का लीजिए, आप किसी का भी लीजिए, आप वियतनाम का लीजिए। इस लिहाज से ये इंडिया का जो ट्रेड में क्षति जो हो रही है उनके लिए कोई खास क्षति नहीं है। अच्छा। हाँ, हमें उनका तो ट्रेड सरप्लस जो है वो करीब 500-600 बिलियन डॉलर का हर साल होता है जी। तो उसमें इंडिया के साथ 65 to 70 मिलियन डॉलर का टू वे ट्रेड, जिसमें कि 65 मिलियन डॉलर वो एक्सपोर्ट करते हैं और करीब 5 मिलियन वो इंपोर्ट करते हैं।
उनके लिए क्या क्या कोई बड़ा नहीं है। लेकिन सर ठीक है, मैंने माना भारत के साथ तो इतना बड़ा कारोबार नहीं है, लेकिन अमेरिका भारत के साथ खुलकर आ गया है और चीन के साथ उसका टकराव चरम पर है। अभी तो ये भी हुआ है कि 72 घंटे में ह्यूस्टन में चीनी वाणिज्य दूतावास बंद करने को ट्रंप ने कहा है, और दोनों ही अर्थव्यवस्थाएं बड़ी हैं, अमेरिका हो या चीन। तो जब ये दोनों बड़ी इकोनॉमी आपस में टकराएंगी तो आप दुनिया को किस दिशा में जाता देख रहे हैं? मैं सोचता हूँ कि ये टकराना जो है सो एक अतिशयोक्ति है, ये नहीं होने वाला है जी। क्योंकि अमेरिका जो है सो जो कह रहा है कि हम भारत के साथ हैं, ये तो उनके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। आज ये कह रहे हैं, कल वो कह देंगे, तो इनका कोई ठिकाना नहीं है। अपनी ही ताकत जब तक बनी हुई नहीं रहे और अपने से ही हम चीन का सामना करने को तैयार न हो, तब तक हम अपने को सुरक्षित अनुभव नहीं कर सकते हैं। अमेरिका ने कह दिया कि हम भारत के साथ हैं, एक उनका कॉन्सुलेट बंद हो गया। हमने चीन के कई कॉन्सुलेट बंद कर दिए हैं, चीन ने हमारे कई कॉन्सुलेट बंद कर दिए हैं। फिर थोड़ा सा संबंध अच्छा होता है तो एक के बदले 2 कॉन्सुलेट खुल जाते हैं। ये तरीका चलता रहता है, इसमें कोई इसको कोई महत्व नहीं देना चाहिए। तो ये थे पूर्व विदेश सचिव मुचकुंद दुबे, जिनसे हमारे साथी नितिन ठाकुर बात कर रहे थे। तो अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। आज तक रेडियो के पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं और आपको पसंद आ रहे हैं, तो औरों को भी हमारे बारे में बताइए, उन्हें भी सुनवाइए, और कोई भी फीडबैक अगर आप देना चाहें तो बेझिझक मेल कीजिए radio@aajtak.com पर। अब आप हमें गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, पॉडचेजर और जियो सावन जैसे तमाम ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन पाएंगे। वहां भी आप हमें फॉलो, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। अब मेरे साउंड के साथ ही तिलक और मुझे यानी अमन गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।